हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स वाला में। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाली हूँ जहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है AEJE के लिए, जो आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे करने के लिए, उसके पहले ये ज़रूरी है कि आप जानें कि जो AEJE एग्जामिनेशंस हैं उन एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में लेके जा सके जिस डायरेक्शन में आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकें। SSC जेई, RRB जेई, स्टेट लेवल के लाइक UPPCL, UPPSC AE, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आफ्टर आपका डिप्लोमा या बीटेक। तो यहाँ पर मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो RRB जेई का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन है जब आप एग्ज़ाम को अपीयर करने जाएं उसी वेटेज के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करें। जिन सब्जेक्ट्स का ज़्यादा वेटेज है उन सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिनका कम वेटेज है उनको भी करें डेफिनेटली, बट उनसे कम जिनका ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन टॉपिक्स को ना पढ़ें या उन टॉपिक्स को ना करें जो बिल्कुल भी नहीं आते। जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं डेफिनेटली आप उसे छोड़ सकते हो, बट ये एग्जाम्स बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लेकर के आनी है या आपको ऐसी रैंक लेके आनी है जहां पर आपको जो पोस्टिंग है वो आपके मन की मिले, तो आपको यार सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बट यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की बता देगा कि भाई इतना मेरे को यहाँ से पढ़ना है और इतना मेरे को यहाँ से पढ़ना है और इतना पढ़ना है, इतना मेरे को प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली जो आपका सिलेक्शन है वो मोस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स दिलाते हैं, लेकिन जो रैंक है याद रखना, वो अगर आपने कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए तो रैंक बहुत अच्छी नहीं स्कोर कर पाओगे, पर हाँ सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो अगर आप रैंक भी सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया होता है किसी भी एग्जाम में वो पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक बेसिक सेटअप चाहते हैं कि भाई मेरा इतना कवर हो जाए, अगर जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं भाई वो पहले कवर हो जाए, तो वो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक एग्जाम के पहले जानने भी ज़रूरी होते हैं। लाइक अगर अभी एग्जाम में 6 महीना है तो आप उन टॉपिक्स को पढ़िए जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं, उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, उनको ज़्यादा रिवीजन करिए, उनको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन जब एग्जाम पास आए तो इसमें आपको जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज करते चले। तो ये यहाँ पर एक छोटी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनाएगा। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात मैं यहाँ पे जो कहना चाह रही हूँ, इंजीनियर्स वाला ने जो आपका बैच लॉन्च किया है अशोका बैच, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं ये बैच क्या SSC जेई को कवर करेगा, ये बैच क्या RRB जेई को कवर करेगा, ये बैच क्या UPPSC को कवर करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अशोका बैच जो है वो आपका एक मास्टर बैच है। मास्टर बैच वो बैच होता है जिसमें कि सारे एग्जाम्स कवर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अशोका बैच में आते हैं तो सिर्फ RRB जेई पे फोकस नहीं होगा, सिर्फ SSC जेई पे फोकस नहीं होगा, ये पूरे AEJE पे फोकस होगा। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स बराबर से पढ़ाए जाएंगे आपको। आप अशोका बैच को जब ज्वाइन करें तो अपने दिमाग में ये रखें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स एक जैसे पढ़ने हैं। उसके बाद जब आप ये अशोका बैच को क्लियर कर लें, कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है तो भाई आपने मान लीजिए SSC जेई भरा हुआ है, तो अभी लामिया मैम ने एक वीडियो बनाया था जहां पर वेटेज को डिस्कस किया था SSC जेई, तो उसके 1 महीने पहले आप उस वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। RRB जेई जो कि आने वाला है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इस बार इलेक्शन आने वाला है तो RRB जेई भी आने वाला है। तो अगर आप RRB जेई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि RRB जेई जब एग्ज़ाम हो उसके 1 महीने पहले आप इस सिलेबस को फॉलो करें। तो यहाँ पर जो मेन मोटो है वो आपको ये बताना है कि भाई किसका वेटेज ज़्यादा है। लेकिन अशोका बैच एक मास्टर बैच है जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाएंगे। और मैं यही हर स्टूडेंट को कहती हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी मत करो,
ठीक है, आप पढ़ ही रहे हो तो पूरा पढ़ो। दूसरी बात, आप किसी एक एग्जाम को फोकस नहीं करो, क्योंकि अगर आप एजे की तैयारी कर रहे हो तो भाई ऐसा फोकस करो ना कि सारे एग्जाम्स में आप कर लो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एसएससी जेई में ही हो जाए या आरआरबी जेई में हो जाए, ऐसा करो कि सब में हो जाए। तो ओवरऑल सिलेबस की तैयारी करिए, फिर एसएससी जेई में अगर थोड़ा पार्ट आता है तो उस पर ज्यादा फोकस कर लो एग्जाम के पहले, आरआरबी जेई में अगर ये पार्ट ज्यादा आता है तो इसको एग्जाम के पहले ऐसे फोकस कर लो। ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। आओ चलो पहले तो फटाफट से ये आरआरबी जेई की ये रेल वेल और ट्रैक वगैरह ये सब देख लेते हैं। आरआरबी जेई एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप जेई बनते हो इंडियन रेलवेज के अंदर। और नेचर ऑफ वर्क क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेचर ऑफ वर्क होता है कि आप यहाँ पर जो वर्कशॉप्स हैं रेलवेज की, रेलवे की बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, उन वर्कशॉप्स में जाएं और एक जूनियर इंजीनियर का रोल प्ले करें। वहाँ पर एक बढ़िया सा केबिन मिलता है और सारी सुविधाएं मिलती हैं। वहाँ पे जाकर के आपको ग्राउंड लेवल पे काम करवाना होता है। ये काम होता है आपका आरआरबी जेई का। 2019 में इसका रिक्रूटमेंट हुआ था, क्योंकि उसी के आसपास इलेक्शंस थे, तो अब ये माना जा रहा है कि 2023 में भी इसकी वैकेंसीज आएंगी। तो उसके लिए हम अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे रहे हैं और ये बात डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं भाई किसमें क्या कौन सा ज्यादा सिलेबस में आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद डियर आरआरबी जेई का जो एग्जाम है वो आपका 2 सीबीटी में लिया जाता है। सीबीटी 1 जो कि फर्स्ट स्टेज होता है, सीबीटी 2 जो कि सेकेंड स्टेज होता है। तो सीबीटी 1 में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो सीबीटी 2 में जाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट सीबीटी का सिलेबस है वो एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले यार देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर हमारी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोगों को सिलेबस देखना है तो भाई एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस देख सकते हो। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आता है आपका सीबीटी 1 में, एंड जनरल साइंसेस भी आता है आपका सीबीटी 1 में, ठीक है। तो सीबीटी 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स जो है वो भी एक बार देख लो। देखो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस के अगेन 30, जनरल साइंसेस के अगेन 15 क्वेश्चंस होते हैं। और टोटल अगर आप जाओगे टोटल टाइम आपको 100 मिलेगा और ये मार्क्स वगैरह एलोकेटेड हैं। और ये टोटल आपका कितना बन रहा है, आई थिंक 100 बनना चाहिए। मार्क्स फॉर ईच सेक्शन आपने जो यहाँ पर दिखाया है, मैथमेटिक्स के स्टेज 1 में 30 क्वेश्चंस हैं एंड मार्क्स फॉर ईच सेक्शन आपके 30 हैं। जनरल इंटेलिजेंस में 25 हैं और ये आपका एक्चुअली टोटल है। ये टोटल यहाँ पे गलत दिया है उन्हें, है ना, ये टोटल गलत है। 100 क्वेश्चन हुए ना, 30 30 60 और ये आपका हो गया 25 + 5 30 + 40, ये पूरे 100 और 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस स्टेज, ये आपको क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है। जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सीबीटी 2 में चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेज सीबीटी, जो यहाँ पे इस सेशन का आज जो मेन एम है वो आपको सेकंड स्टेज सीबीटी में जो टेक्निकल पार्ट है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज सीबीटी में डियर अगेन जनरल अवेयरनेस आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है एंड बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, ये वाला पार्ट भी आपका आता है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपका आता है। उसके बाद बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल आता है और टेक्निकल एबिलिटी। मैं आपको बता दूं जो हमारा अशोका बैच है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। अब इम्पॉर्टेंट है कि भाई देखो जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन एंड बेसिक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे आपके स्टेज 2 के क्वेश्चन हैं। एंड जो मेन जिसके बारे में मेरे को बात करनी है आज के सेशन में वो है आपकी टेक्निकल एबिलिटी, जिसके 100 क्वेश्चन आते हैं। आप जिस भी ब्रांच के हैं, आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आपको टेक्निकल के 100 क्वेश्चन मिलेंगे,
ठीक है। टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। आओ चलो फटाफट से ना, यहाँ पे देखो 150 क्वेश्चन होते हैं और टाइम जो है वो आपको 120 मिलता है। यहाँ पर 120 मिनट आपको टाइम मिलता है आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डियर, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। सबसे पहले तो यार कौन कौन अपियर कर सकता है मैकेनिकल में? मैकेनिकल एंड अलीड ब्रांचेस जो होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अपियर कर सकती हैं। और उसके साथ साथ देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्शन से, अगर आपका बीटेक है या आपका डिप्लोमा है तो आप, और मैकेनिकल की सारी ब्रांचेस जो भी रिक्रूटमेंट निकाला है उसके लिए एलिजिबल हैं। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल एंड मशीनिंग, उसके बाद टूल एंड डाई एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। देखिए यार, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका नेचर ऑफ जॉब है वो प्रोडक्शन होता है रेलवे में। रेलवे में जो आपको ये जॉब मिलेगी ना वो आपको डायरेक्ट वर्कशॉप में मिलती है। तो वहाँ पर रेलवे के जो इक्विपमेंट्स हैं या जो रेलवे के कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आई पर्सनली हैव डन माई दिस थिंग। मैंने अपनी जो ट्रेनिंग है बीटेक सेकेंड ईयर की वो वर्कशॉप झांसी में की थी, यूपी में आता है ये। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीनिंग से लेकर के मेटल कटिंग से लेकर के मशीन टूल्स, वेल्डिंग, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में वेल्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। आपको कास्टिंग भी हो रही होगी वहाँ पे, हर एक, सॉरी कास्टिंग थोड़ा कम है, उसके अलावा कास्टिंग के अलावा वेल्डिंग हो गया, आपका मेटल कटिंग हो गया, आपकी लेथ हो गई, लेथ की बड़ी बड़ी मशीनें, एनसी सीएनसी सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो एक्चुअली में आपको वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जेई बनाया जाता है जिसको हम वर्कशॉप कहते हैं, रेलवे वर्कशॉप। ये हर एक रीजन में वर्कशॉप्स होती हैं, वहीं पे आपको जॉब मिलती है। इसीलिए सिलेबस जो आरआरबी का है वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है उसको फोकस करता हुआ है। ठीक है, ध्यान से आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आगे बढ़ा देती हूँ क्योंकि ये अभी हम, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रही हूँ उसमें। देखो यार, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ये देखो छोटे छोटे टॉपिक्स तक इन लोगों ने मेंशन कर दिए कि भाई ये टॉपिक आएगा, है ना। उसके बाद आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल साइंस, देखो क्या क्या नहीं है, मटेरियल साइंस से हर चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इतना पार्ट है, लेकिन मशीनिंग का इतना पार्ट है। देखो मतलब टॉपिक्स भी जो इन्होंने लिखे हैं वो इनका इतना और इनका इतना, क्योंकि यार रीज़न है इसका, क्योंकि आपको ऐसी जगह पे डाला जा रहा है जहाँ पे एक्चुअली में ये हो रहा होगा, है ना। आपको ऐसी जगह पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे आओ, देखो वेल्डिंग, वेल्डिंग का तो पूरा एक ही है। वेल्डिंग के हर एक टाइप के इलेक्ट्रोड आपको देखने को मिलेंगे, हर टाइप की वेल्डिंग देखने को मिलेगी। मैंने देखी है, मुझे उतना याद नहीं है बट मैंने वहाँ पर किया था तो मैंने देखा है कि भैया वेल्डिंग के तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड पड़े रहते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ी वर्कशॉप है झांसी वाली, तो वहीं पर आप जेई बनते हैं। और मैं आपको बता दूँ जेई का बहुत बड़ा रुतबा भी है वहाँ पर, जेई के अंडर ही सारा काम होता है वहाँ पर। तो जेई का बहुत बड़ा वहाँ पे ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, उसके बाद मेट्रोलॉजी देख रहे हो, उसके बाद फ्लूइड मशीन्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ये वाला भी बड़ा पार्ट है आपका जो कि आरआरबी जेई में आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का डियर वहाँ पे, क्यों? क्योंकि वर्कशॉप को मैनेज करना है ना, ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वहाँ पे, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनको भी मैनेज करना है। तो जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है वो भी एक बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है, कहाँ पर? आरआरबी के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग भी बड़ा रोल प्ले करता है। मशीन डिज़ाइन यहाँ पर नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे सेशन की। आरआरबी जेई सब्जेक्ट वाइज वेटेज फ्रॉम आरआरबी जेई 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें जो आपका वेटेज देखा गया, जो क्वेश्चंस आए उनमें देखा गया कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आए हैं। तो आओ देखें। सबसे पहले यार देखो मशीन डिज़ाइन से बहुत ही, ये यहाँ पे देखो यार डेट पड़ी हुई है कि जब पेपर हुआ था, कई शिफ्ट में पेपर हुआ था तो उसके हिसाब से डेट्स पड़ी हुई हैं और कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले ये जीरो वाले देखो, जीरो वाले फ्लूइड मशीनरी थर्मोडायनेमिक्स से एक पेपर में 0 आया, दूसरे पेपर में 3 5 आए, फिर एक पेपर में 0 आया, 5 आया, 1 आया, 4 आया। तो ये सब थोड़ा कम वेटेज वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पावर प्लांट आरएसी, ये भी काफ़ी कम है। आईसी इंजन भी काफ़ी कम है। तो जो ज़्यादा डेंसिटी आपको दिख रही होगी ना, एक तो यहाँ मैं रेड कलर से करना चाहती हूँ इसको, एक तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको यहाँ दिख रही है, देखो ये
एक डेंसिटी वाला पार्ट ये है और एक ज़्यादा डेंसिटी वाला पार्ट ये है ना। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ज़्यादा डेंसिटी वाला पार्ट ये है सबसे ज़्यादा। देखो प्रोडक्शन के 37, 39, 37, 31 कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इंडस्ट्रियल के 10, 10, 9, 10। मटेरियल साइंस के देखो 9, 8, 11, 14 सबसे ज़्यादा डेंसिटी। आप देखो लगभग 50% से ज़्यादा पेपर, 50% से ज़्यादा एग्ज़ाम का जो पेपर है वो प्रोडक्शन मटेरियल साइंस बेस्ड एग्ज़ाम में आ रहा है। प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस एग्ज़ाम में बेस्ड आ रहा है। दूसरा देखो, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ रख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बाकी सब्जेक्ट ना पढ़े जाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब मैं बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए टर्म्स में दूंगी कि अगर आप सिर्फ आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सिर्फ आरआरबी जेई की तैयारी अपनी लाइफ में कर रहे हो तो मत पढ़ो। लेकिन ये गलती मत करना, सिर्फ आरआरबी जेई की तैयारी मत करना, है ना। अगर आप अभी बीटेक पास आउट कर रहे हैं या अगर आप अभी डिप्लोमा पास आउट कर रहे हैं तो आप बड़ा फोकस करो, सारे एजेई एग्जाम्स को लेके चलो। देखो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक बड़ा पार्ट कवर करो जिसमें कि सारे के सारे एग्जाम्स कवर हो जाए। एक बार 6 महीना, 8 महीना, 1 साल जो भी आपको देना है वो दे करके इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लो। उसके बाद एसएससी जेई आए तो उससे रिगार्डिंग जो सिलेबस हो उसको 1 महीने पढ़ो और जाके पेपर दे दो। फिर आरआरबी जेई आए तो इससे रिगार्डिंग जो पढ़ रखा है वो ज़्यादा रिवीजन करके जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज वाले हैं जाके पेपर दे दो। या आपका यूपीपीएससी एई हो रहा है तो जितना ये पढ़ रखा है तो आप क्या करोगे ना, आप सारा कवर कर लोगे। फिर आपका सिलेक्शन सब में होगा, फिर आप सोचोगे अरे मुझे किस में जाना है ना, समझ रहे हो, वो करो। लेकिन हाँ, जब आरआरबी जेई वैकेंसी निकालता है तो भैया 10-10 साल पुराने जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि 2019 में भी मैंने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं और बीटेक किया हुआ 10 साल हो गया है और अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन दे वांट टू टेक इट। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि आप आरआरबी जेई फोकस्ड बैच को ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप अभी बीटेक पास किया है, अभी आपने डिप्लोमा पास किया है, 1 साल जिंदगी का इन एग्जाम्स में जो आपकी लाइफ को एक अलग स्टैंडर्ड देगी वो करना बहुत ज़रूरी है। तो अशोका बैच इज़ अ बैच जहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा पाएंगे। ये जो मैंने आपको बनाया ना, सारे के सारे एग्जाम होंगे, आराम से, शांति से, सुकून से इस बैच में पढ़िए। उसके बाद कोई भी एग्जाम आए सब निकलेगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को एसएससी जेई वाला वीडियो देखना है, लामिया मैम ने बनाया है, जाके वो देख लो। एक मैं 5 मिनट का वीडियो और बनाऊंगी जहां पर मैं एसएससी जेई का वेटेज और आरआरबी जेई का वेटेज को डिस्कस करूंगी। वो वीडियो 5 मिनट का होगा हार्डली। आपको उससे समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक्स आरआरबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो टॉपिक एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आरआरबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे में मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा पास किए हुए हैं, बीटेक पास किए हुए, उनसे मैं कहूँगी बेटा इतना तैयारी करो, सब पढ़ो, ताकि कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओ, है ना। कहीं ना कहीं आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, क्योंकि देखो जब तक सब पढ़ोगे नहीं, है ना, अगर आपने सब नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर या तो आप एसएससी जेई जिसमें कि बहुत ही कम वैकेंसी आती है, आपको पता है कि हालत क्या हो रखी है, 100-200 वैकेंसी आती है, 200 वैकेंसी आती है मैकेनिकल में, 300, हाँ अगर बहुत ही अच्छा चांस हो तो मान लो 400 आ जाए, है ना। तो आप सिर्फ उसी वैकेंसी में, फिर आरआरबी जेई का आएगा तो फिर आप कहोगे नहीं मैं तो प्रोडक्शन पढ़ूंगा, तो फिर आप इसमें भागोगे। ऐसा नहीं करना है। डोंट ट्राई टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, राइट। शुरुआत से ही जब आप तैयारी कर रहे हो, एक राइट डायरेक्शन में जाना, एक राइट पाथ को चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। यही रीज़न था मेरा ये वीडियो बनाने का। और इस वीडियो को देख करके ये बिल्कुल मत कहना कि सिर्फ प्रोडक्शन ही पढ़ना, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा आता है। डियर, आपको यूपीपीएससी ए भी करना है,
आपको राजस्थान ए जो निकलता है वो भी करना है, आपको बिहार ए भी करना है ना। तो आप अगर आप सिर्फ एक एग्जाम का फोकस कर रहे हो देन तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन फिर वही बात है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक अभी अभी किए हैं या करने वाले हैं वो यार सब फोकस करो। सब फोकस करने का मतलब अभी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं, अभी आप सारा सिलेबस स्पेसिफिक हो जाओ, पूरा सिलेबस कवर करो, जो कि हमारा एम है अशोका बैच में आपको देने का। अशोका बैच इज अ मास्टर बैच जिसमें कि सब कुछ कवर होगा और आप सारे एग्जाम्स दे पाएंगे। पर हाँ, जब ये एग्जाम्स की वैकेंसी आएगी तो हम ये एग्जाम फोकस्ड बैचेस निकालेंगे, वहां पर हम उस सिलेबस के हिसाब से कवर करवाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम पूरा पूरा कवर होगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं हमें, हमारी इस स्ट्रॉन्ग टीम को अपनी प्रिपरेशन के लिए और राइट डायरेक्शन के लिए, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।